हेलो क्लास, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम अपने द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के एंडिंग पर आ गए हैं, यानी कि हमारी लास्ट क्लास है हमारे बीएसए को लेकर, और आज हम इसको पूरी तरह कंप्लीट कर देंगे। तो लास्ट क्लास में हमने 165 तक आई थिंक कवर कर लिया था। आज हमको 166 से स्टार्ट करना है और जहाँ तक का 170 हमारा सेक्शन है, तो आज जल्दी ही ये ख़त्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लेंगे। तो इसके पहले कि हम इसको स्टार्ट करें, सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हमारा बीएसए है क्या। तो जो हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, ये लाया गया है हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिपील करके। हम जानते हैं कि हमारा जो पुराने जो क्रिमिनल लॉज थे वो हमारे कॉलोनियल एरा के थे, यानी वो ब्रिटिश एरा में, यानी ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाए गए थे। उन्हीं चीज़ को मतलब उन्हीं लॉज को रिपील करके हमारा बीएसए, बीएनएस और बीएनएसएस यानी ये तीनों लॉ लाए गए हैं। ठीक है, तो ये इस समय हम क्या पढ़ रहे हैं, भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी बीएसए, जो कि एविडेंस से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो हमको बताता है। अब ये हो गया इसका कि हमारा बीएसए बात किसके लिए करता है। अब इसका इन्फोर्समेंट डेट है हमारा 1 जुलाई 2024, और ज़्यादा इसमें कुछ चेंजेस है नहीं, हमने पूरा एक्ट देख ही लिया है। बहुत ज़्यादा चेंजेस है तो जैसे इसमें टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो गया या इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल रिकॉर्ड हो गया, इन सब चीज़ों को इसमें ऐड किया गया है। बाकी ऐसे शब्द जो ब्रिटिशर से जुड़े हैं, लाइक प्रोविंशियल ये हो गया या प्रीवी काउंसिल हो गया, या मतलब क्या कहते हैं उसे, क्राउन हो गया, है ना, इस टाइप के जो भी वर्ड्स थे उनको रिपील कर दिया गया है। उसकी जगह पे सिर्फ और सिर्फ हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जो हमारे इंडिया से रिलेटेड जो भी अथॉरिटीज़ है उनको लाया गया है। तो ये है इसकी छोटी मोटी चेंजेस, ज़्यादा इसमें चेंजेस है नहीं। थ्योरीज जो पुरानी चलती थी वही आज भी चलेंगी। सारे केस लॉज जो हमारे पुराने थे वो आज भी रेलिवेंट होंगे। इसमें बस सेक्शंस इधर उधर हुए हैं और बहुत थोड़ी थोड़ी चीज़ें इसमें चेंज की गई हैं आज के अकॉर्डिंग, यानी एट प्रेजेंट टाइम जो हमारे साथ मतलब जो हमारे लिए अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग इसको चेंजेस किया गया है। तो हमें पता है कि इसके पार्ट 4 है। इंडियन एविडेंस के हम 3 पार्ट को पढ़ते थे, इसमें 4 पार्ट है। चैप्टर इसमें 11 थे, इसमें 12 है, यानी एक चैप्टर बढ़ गया है। और इसमें सेक्शन 167 सेक्शन थे हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में, और इसमें 170 यानी 170 है। शेड्यूल 1 है। और इसके अलावा हमने अभी तक कवर क्या कर लिया है, लाइक इसका जो प्रीलिमिनरी है, यानी डेफिनेशन है, टाइटल, शॉर्ट टाइटल है, ये सब हमने कवर कर लिया है। तो डेफिनेशन में पहले क्या था कि पैराग्राफ वाइज दिया था, है ना, अब चेंज करके वही ABCD इस टाइप से दे दिए हैं, तो ये भी वैसे ही है। बाकी इसमें आते हैं फिर हम रेलिवेंसी ऑफ द फैक्ट, हमने देख लिया 3 से लेके सेक्शन 50 तक जितने भी हैं। जैसे कन्फेशन क्या है, एडमिशन क्या है, कौन से ऐसे फैक्ट है जो रेलिवेंट होते हैं, क्योंकि हमारा जो केस होता है वो मतलब ऑलमोस्ट बेस्ड ही होता है रेलिवेंट केस, रेलिवेंट फैक्ट पे। तो कौन कौन से ऐसे फैक्ट है जो रेलिवेंट होंगे हमारे केस के लिए, वो चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इसके अलावा हम डैंग डिक्लेरेशन पढ़ते हैं, फिर आ जाते हैं कि जजमेंट कहाँ कहाँ पे रेलिवेंट होती है, मतलब हमारे जो प्रीवियस जो जजमेंट कोर्ट ऑफ लॉज के द्वारा दिए गए हैं, सॉरी मतलब कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा दिए गए हैं, वो कहाँ कहाँ पे रेलिवेंट होती है, यानी वो कब रेलिवेंट फैक्ट होगी वो जानना। कैरेक्टर कब रेलिवेंट फैक्ट होगा, लाइक फॉर एग्जांपल कि क्रिमिनल लॉ में किसी भी एक्यूज्ड का कोई भी कैरेक्टर रेलिवेंट नहीं होता है, और गुड कैरेक्टर रेलिवेंट होता है और बैड कैरेक्टर इररेलिवेंट होता है। अगर सामने वाला इंसान ये बोल रहा है कि नहीं मैं अच्छा हूँ, तो जो उसके अगेंस्ट है वो उसको क्रॉस एग्जामिन कर सकता है। तो ये सब हमने देख लिए कैरेक्टर। फिर उसके बाद हमने देखा प्रूफ कि कोई भी रेलिवेंट फैक्ट है उसको प्रूफ कैसे करना है, तो बाय एविडेंस, नॉर्मल है, ठीक है। अब एविडेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो ओरल हो गया, डॉक्यूमेंट्री हो गया। अब डॉक्यूमेंट्री कितने प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, ये भी हमने देख लिया था। फिर हम आ गए थे अपना प्रिजम्पशंस पे, ठीक है, कि
मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कोर्ट ऑफ लॉ ये प्रिज्यूम करके चलती है कि हाँ ये मानना है, ये नहीं मानना है, ठीक है, इस टाइप की जो भी जितने भी रेलिवेंट फैक्ट होते हैं। फिर हम आ जाते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही कहाँ पे इम्पोर्टेंट है, उससे रिगार्डिंग हमने चीज़ें पढ़ी थी। जैसे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी केसेस होते हैं, अगर वो एक डॉक्यूमेंट में रिटन है तो ये इंश्योर किया जाता है कि अगर उसके रिगार्डिंग कोई भी केस आ रहा है कोर्ट में तो वो उसी डॉक्यूमेंट को प्रस्तुत करें, ना कि कोई ओरल एविडेंस। तो यहाँ पे सीधा सीधा ओरल एविडेंसेस को बार किया गया है। ये उसके बाद बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाता है। बर्डन ऑफ प्रूफ का मतलब कि जो मतलब साबित करने का बर्डन किसके ऊपर है ना। कोई चीज़ चाहता है कि कोर्ट ऑफ लॉ ये माने कि ये सच है, तो ये इसका बर्डन किसके ऊपर है, उसी इंसान के अंदर जो ये अफर्म कर रहा है, जो ये चाहता है कि कोर्ट ये माने, तो उसी को ये चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी। ये होता है हमारा बर्डन ऑफ प्रूफ। इसके रिगार्डिंग जितने भी चीज़ें थी लाइक लेजिटिमेसी हमने पढ़ा कि मतलब शादी अगर जो चाइल्ड है वो शादी के फॉर एग्जांपल शादी के एक दिन बाद भी पैदा होता है तो उसके जो फादर हैं वो वही माने जाएंगे जिससे उनकी मदर की शादी हो रही है। ये भी देखे थे, ठीक है। यहाँ पे मतलब यही है कि जो चाइल्ड है उसको किसी भी तरह से इलेजिटिमेट ना करार कर दिया जाए, उसको प्रिवेंशन करने के लिए हमारा सेक्शन 116 लाया गया। फिर इसके बाद यहाँ पे हमने डावरी देखा था, एबेटमेंट ऑफ सुसाइड बाई मैरिड वुमेन देखा था, यहाँ का 7 साल का वो क्या कहते हैं ड्यूरेशन दिया हुआ था। फिर हम आ गए थे स्टॉपल पे। स्टॉपल का नॉर्मल सा फंडा यही है कि कोई भी अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को ये बिलीव करा देता है कि हाँ ये सच है और दूसरा पर्सन उस बिलीव को मतलब उस पे बिलीव करके वो कोई अपना एक्ट कर देता है इन गुड फेथ, तो यहाँ पे जो पहला पर्सन है जो ये बिलीव कराया था वो मतलब बार हो जाता है, वो बाद में अपनी बात से मुकर नहीं सकता है, मतलब एक तरफ से वो बाइंडिंग हो जाता है, तो ये स्टॉपल हो जाता है ना। फिर आते हैं हम विटनेस पे। अब विटनेस में हमने देखा था कि कौन कौन से ऐसे विटनेस है जो टेस्टिफाई किए जा सकते हैं। तो लाइक ऑल पर्सन कैन बी टेस्टिफाई एज अ विटनेस, बट एक्सेप्शन यहाँ पे दे दिया गया कि चाइल्ड बहुत छोटा बच्चा है, लाइक 2 साल का बच्चा है, तो उसको कहाँ से आप विटनेस बना सकते हैं। बहुत ही ओल्ड एज है ना, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है, तो ऐसे पर्सन हो गए, या पागल यानी अनसाउंड माइंड, मतलब ऐसे पर्सन को टेस्टिफाई किया जा सकता है जो मतलब सोचने समझने के काबिल हो, यानी जिनको क्वेश्चन समझ में आ रहा हो और उसका वो आंसर अच्छी तरह से देने के काबिल हो, ऐसे पर्सन को हम विटनेस के रूप में ला सकते हैं। इसके अलावा हमने इसमें बहुत चीज़ें देखी थी, लाइक विटनेस अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली, यानी जो डम विटनेस होते हैं, अगर वो किसी भी तरह से मतलब अपना एज अ विटनेस अपना कोई भी स्टेटमेंट दे रहे हैं तो वो हम ओरल एविडेंस के रूप में उसको देखेंगे। फिर हमने देखा था कि हस्बैंड वाइफ का क्या रोल है विटनेस के रूप में, जजेस और मजिस्ट्रेट कहाँ किस हद तक विटनेस का क्या कहते हैं विटनेस की तरह मतलब बुलाए जा सकते हैं कोर्ट में। फिर हमने देखा था कम्युनिकेशन क्या होती है, प्रिविलेज क्या होती हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे कम्युनिकेशन है जिनको प्रिविलेज दिया हुआ है बाय द लॉ, कि ये जो बातचीतें हो रही मतलब जो बातचीत हो रही है उसको आप कोर्ट ऑफ लॉ में मत लाइए। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो एडवोकेट्स होते हैं और क्लाइंट के बीच में जो भी बातें होती हैं उसको डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता है ना। अगर मान लो एडवोकेट जाके डिस्क्लोज भी कर रहा है तो भी उसको सामने से मना कर दिया जाएगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो भाई कौन सा ही क्लाइंट जो अपनी सच्चाई बताएगा, है ना। तो इसलिए मतलब इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं एक तरफ से प्रिविलेज किया गया है। फिर हमने देखा था अकम्प्लिस मतलब पार्टनर इन क्राइम। फिर हमने देखा था एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। 3 प्रकार के होते हैं, हम जानते ही हैं, एग्जामिनेशन इन चीफ एंड क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन। इसका मैनर क्या होता है, इसका मोड क्या होता है, कब पहले पूछा जाता है क्या, कब दूसरी में मतलब कब, जैसे फॉर एग्जांपल क्या है, ये रियलिटी ही है कि पहले एग्जामिनेशन इन चीफ होता है किसी भी विटनेस का, फिर उसके बाद उसका क्रॉस एग्जामिन होता है बाय द एडवर्स पार्टी, फिर उसका री एग्जामिन होता है उसी पार्टी के द्वारा जिसके द्वारा वो बुलाया गया है। फिर हमने देखा था आगे चल के हॉस्टाइल विटनेसेस क्या होते हैं, जो फॉर एग्जांपल आस्तीन का सांप, उनको बुलाया गया था अपने फेवर में बात करने के लिए, वो कोर्ट में आके उसी के अंगेंस्ट हो गए हैं, है ना।
ऐसे जो होते हैं वो हॉस्टाइल विटनेस होते हैं। ये एक वीक टाइप के एविडेंसेस होते हैं, मतलब एक वीक टाइप का एक विटनेस का एविडेंस होता है। सोल बेस पे इस पर कन्विक्शन नहीं हो सकती है, इसका एविडेंसरी वैल्यू भी हमने देखा था। फिर हम आ गए थे, फिर जितने भी हमारे सेक्शंस हैं ये सारे प्रोसीजरल लॉ पे बेस है। लाइक कि कौन से क्वेश्चन पूछने हैं विटनेस से, ये कौन डिसाइड करेगा, तो ये कोर्ट डिसाइड करती है ना, कि आप विटनेस से कहाँ तक, किस हद तक जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लाइक क्या होता है कि विटनेस के कैरेक्टर को भी लेके वहाँ पे जज किया जा सकता है, जो कि विक्टिम और एक्यूज्ड के लिए यहाँ पे मना है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि जो इंसल्ट और एनवाइंग जो क्वेश्चन होते हैं उसको नहीं पूछा सकता है। इनडिसेंट और स्कैंडलेस जो क्वेश्चन होते हैं उसको बार किया गया है कोर्ट ऑफ लॉ के द्वारा। उसके बाद हमने देखा था लीडिंग क्वेश्चन क्या होते हैं। लीडिंग क्वेश्चन वो होते हैं जो यस और नो में क्वेश्चन दिए जाते हैं, और ये मेनली जो होता है वो क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। हालांकि ये चीफ एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है, लेकिन विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। ये हो गया। अब रिफ्रेशिंग मेमोरी, लाइक कि कोई आपने स्टेटमेंट दिया था एट द स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और अब मतलब आपको याद ही नहीं है, तो आप कोर्ट ऑफ लॉ से बोल सकते हैं कि मुझे वो स्टेटमेंट दिखाया जाए ताकि मैं अपने पुराने ख्यालात में जाके वो याद कर सकूं कि मैंने वहाँ पे क्या क्या बोला था। इस टाइप की जो मेमोरी, मतलब इस टाइप की जो प्रोसीजर होता है वो होता है रिफ्रेशिंग ऑफ मेमोरीज। फिर बस 165 में प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट है, हमने देख लिया था इसको कि विटनेस को समन किया जा सकता है किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रस्तुत करने के लिए। चलो अब आते हैं अपने सेक्शन नंबर 166 पे, जो बात करता है गिविंग एज एविडेंस। ये एज एविडेंस अलग ही निकाल लो, ऑफ डॉक्यूमेंट कॉल फॉर एंड प्रोड्यूस ऑन नोटिस। तो यहाँ पे एक नोटिस दी जा रही है, ठीक है। सबसे पहले एक नोटिस दी जा रही है, किस लिए, किसी डॉक्यूमेंट को बुलाने के लिए और उसको प्रोड्यूस करने के लिए। कहाँ पे, कोर्ट ऑफ लॉ में। यानी यहाँ पे एक पार्टी है जो दूसरी पार्टी को बोल रहा है कि ये डॉक्यूमेंट है आपके पास, इसको प्रोड्यूस करिए, यानी इसको आप यहाँ पे कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस करिए। तो मान लो जो अदर पार्टी है वो मान लेता है और वो उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कर देता है, तो जो डॉक्यूमेंट आया है सामने उसका इंस्पेक्ट कर सकता है हमारा जो पहली पार्टी है, यानी जो मंगवाया है। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे वो एज एन एविडेंस उस मतलब he is bound to give it as evidence if the party producing it requires him to do so। यानी जो डॉक्यूमेंट उसके सामने आया है उसको वो एज एन एविडेंस प्रस्तुत कर सकता है। कौन, या तो ए या तो बी। मतलब अब भाई डॉक्यूमेंट तो आ ही गया है, अब उसको एज एन एविडेंस अगर आप ला भी रहे हो तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, है ना, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट तो सामने आ चुका है। तो ऐसी कंडीशन में एज एन एविडेंस इसको यूज़ किया जा सकता है। अब 166, 167 एक साथ ही पढ़े जाते हैं। तो यहाँ पे तो ये बोला गया है कि मतलब यहाँ पे वो कंडीशन बताई गई है जब अदर पार्टी मान लेती है नोटिस को और वो उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कर देती है। अब सेकंड यानी 167 में ये बोला गया है, मान लो जिस पार्टी को बोला गया है कि आप उस डॉक्यूमेंट को लाइए और उसको प्रोड्यूस करिए, लेकिन वो जो पार्टी है वो रिफ्यूज़ कर देती है, यानी वो मना कर देती है उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ही कैन नॉट आफ्टरवर्ड यूज द डॉक्यूमेंट एज एविडेंस। यानी यहाँ पे जो अदर पार्टी है जो उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए रिफ्यूज़ कर रही है, यानी मना कर रही है कि मुझे डॉक्यूमेंट किसी भी तरह से मतलब प्रोड्यूस नहीं करना है, सामने नहीं लाना है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि वो खुद भी बाउंड हो जाएगी कि वो एज एन एविडेंस उसको यूज़ करे। मतलब वो एविडेंस के रूप में उस डॉक्यूमेंट को यूज़ नहीं कर सकती है। सीधी सी बात, उसके ऊपर ये बार लग जाएगा कि भाई पहले तो आपको जिसने नोटिस दिया आप उसकी बात नहीं माने, आपके पास वो डॉक्यूमेंट था लेकिन आपने क्या की, चोरी की, तो अब आप खुद भी उसको एज एन एविडेंस यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये है हमारा 166, 167। इसके साथ अगर हम पढ़ना चाहें तो क्या पढ़ सकते हैं, ऑर्डर 9 का रूल 5 CPC
और सेक्शन 60 यानी इसी का जो हमारा बीएसए है इसका सेक्शन 60 जो है बीएसए का इसके साथ मिला जुला के पढ़ना पड़ेगा, यानी वो सेकेंडरी एविडेंस की बात करती है, बात करता है। फिर आते हैं हम अपने सेक्शन 168 में जो बात करता है जजेस पावर टू पुट क्वेश्चन और ऑर्डर प्रोटेक्शन। अब यहाँ पे जजेस को पावर दी गई है कुल मिला के, जैसे हम एक इनहेरेंट पावर देखते हैं ना, हमारा सीआरपीसी में भी था, फिलहाल अब वो बीएनएसएस में आ गया है 528 में, हमारा जैसे सीपीसी में भी है 151 सेक्शन नंबर 151 सेक्शन में हम पढ़ते हैं कि जितने भी कोर्ट्स हैं उनके पास इनहेरेंट पावर होता है। तो उसी तरह से इनहेरेंट पावर एज एन इनहेरेंट पावर हमारा 168 में भी दिया हुआ है, किसको, जजेस को। यहाँ पे क्या है, क्या पावर्स उनको दी हुई है कि ये मतलब जो जज होते हैं वो टू डिस्कवर और ऑब्टेन प्रूफ, यानी खोज करने के लिए, जो सत्य है उसकी खोज करने के लिए या किसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए अपने बिहाफ, मतलब अपने अकॉर्डिंग किसी चीज़ को प्रूफ करने के लिए वो किसी से भी, चाहे वो पार्टी हो यानी चाहे वो अक्यूज्ड हो या विक्टिम हो और या वो विटनेस हो, किसी से भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। अब भाई क्वेश्चन, जाहिर सी बात है क्वेश्चन किससे रिलेटेड होगा, केस से रिलेटेड होगा, है ना, केस से बाहर तो पूछेंगे नहीं। तो क्वेश्चन वो रेलिवेंट, ऐसे क्वेश्चन जो रेलिवेंट होते हैं वो पूछ सकते हैं, चाहे वो पार्टी से हो चाहे विटनेस से हो, इसकी उनको पूरी तरह से पावर्स होती है। और कोई भी डॉक्यूमेंट को जो जज को लगता है कि इस डॉक्यूमेंट का आना बहुत ज़रूरी है कोर्ट ऑफ लॉ में केस को सॉल्व करने के लिए, तो ऐसे डॉक्यूमेंट को प्रस्तुत करने के लिए भी वो ऑर्डर दे सकते हैं। ये हो गया हमारे जज के पावर्स। अब इसमें ये क्या है, प्रोवाइडेड द जजमेंट मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट डिक्लेयर्ड बाय दिस, यानी वही चीज़ कि मतलब जितने भी यहाँ पे ऑर्डर दिए जाएंगे और ये जितना भी मतलब जो भी जजमेंट दिया जाएगा, जो भी डिसीजन पास किया जा रहा है हमारे जजेस के द्वारा, वो रेलिवेंट फैक्ट को एक तरफ से देखा जाए तो मद्देनजर रखते हुए ही दिया जाएगा, मतलब रेलिवेंट फैक्ट के ऊपर ही दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि फैक्ट कुछ और कह रहे हैं और जजमेंट कहीं और से आ रहा है, तो ये चीज़ें नहीं है, इसलिए यहाँ पे प्रोवाइजो दिया गया है। अब इसका सेकंड प्रोवाइजो क्या बात करता है कि फर्दर प्रोवाइडेड फर्दर दैट दिस सेक्शन शैल नॉट ऑथराइज एनी जजेस टू कंपेल एनी विटनेस टू आंसर एनी क्वेश्चन। वही चीज़ रिफ्यूज टू आंसर, मतलब यहाँ पे जज के ऊपर क्या बार लगाया गया है कि वो किसी भी विटनेस को कंपेल नहीं कर सकते हैं उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए जिसके लिए वो खुद ही क्रिमिनेट हो जाए या खुद ही क्रिमिनल बन जाए। वही सेक्शन हमारा 132, हमें तो इंडियन एविडेंस से याद आ रहा है, इसमें भी हमने पढ़ा है, ध्यान नहीं आ रहा है एक तरफ 127 सॉरी। तो 127 में कि मतलब ऐसे क्वेश्चंस जिनको विटनेस अगर बोले तो वही क्रिमिनल बन जाएंगे। भाई कोई नहीं बनना, कोई अपने आप को चोर नहीं साबित करना चाहता है, तो ऐसे में जो जजेस हैं वो कंपेल भी नहीं कर सकते हैं कि नहीं तुम बताओ, है ना, इस टाइप का। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 168 जो पावर्स भी देते हैं और रिस्ट्रिक्शंस भी लगाते हैं। अब हम ठीक है, फिर हम आते हैं अपने चैप्टर नंबर 11 में। ये बात करता है ऑफ इम्प्रॉपर एडमिशन एंड रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। तो यहाँ पे एक एडमिशन हो रहा है जो कि इम्प्रॉपर है, यानी जो एडमिशन नहीं होना था उस एडमिशन के बिहाफ पर यहाँ पे प्रूफ हो गया है। ठीक है, कोई भी केस। अब कोई ऐसा एविडेंस है जो कि बहुत ही अच्छा एविडेंस था केस से रिगार्डिंग, लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया है बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। तो ऐसी कंडीशन में 169 में यही बोला जा रहा है कि अगर ये दो कंडीशन अराइज होती हैं तो वहाँ पे ये कोई भी ग्राउंड नहीं है किसी भी न्यू ट्रायल को लेकर। मतलब अगर आपके साथ ये दो चीज़ें हुई हैं तो कोर्ट में फिर से ये कह के नहीं जा सकते हैं कि हमारा जो एडमिशन था वो इम्प्रॉपर था और जो हमारा एविडेंस था वो रिजेक्ट हो गया है, इस ग्राउंड पे आप नया ट्रायल स्टार्ट कर दीजिए। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे बार लगाया गया है कि कोई भी न्यू ट्रायल यहाँ पे स्टार्ट नहीं होगा। बट यहाँ पे ये ध्यान में रखा जाएगा कि जो यहाँ पे एडमिशन इम्प्रॉपर हुआ है या जो जिस एविडेंस को रिजेक्ट किया गया है अगर उसको ले भी लिया गया होता या एडमिशन अच्छे से भी हो गया होता तो इसका ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़ता हमारे केस पे, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम मतलब जस्टिस यहाँ पे डिनाई हो जा रही है। अगर यहाँ पे बहुत ही मिनिमम यहाँ पे कुछ भी चेंजेस आ रही हो तो ऐसे कंडीशन में जो है यहाँ पे न्यू ट्रायल को स्टार्ट नहीं किया जा सकता है। ये हमारा 169 बोलता है।
अब चैप्टर नंबर 12 जो बात करता है रिपील एंड सेविंग, तो 170 यहाँ पे सेक्शन है। यहाँ पे सीधा सीधा लिखा गया है कि जो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 था वो रिपील हो चुका है, ठीक। उसकी जगह पे हमारा बीएसए आ गया है बस, और हो गया फिर हमारा कंप्लीट। एक शेड्यूल है सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया है। तो आज हमारा द भारतीय साक्ष्य अधिनियम पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, और बहुत ही छोटा सा ये एक्ट है। और इसके अलावा मे बी नेक्स्ट सब्जेक्ट जो हमारा होगा वो हमारा बीएनएस होगा, यानी भारतीय न्याय संहिता होगा। और ट्राई करेंगे कि जल्दी उसको स्टार्ट करें। अदरवाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं, और कोई सजेशन देना हो तो आप दे सकते हैं। और ढेर सारा मतलब लाइक करिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।